18 यानी कि आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि एडजस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। अब ये एडजस्टमेंट फंक्शन कहाँ से आया? हमारे एटीट्यूड के जो 4 फंक्शन उसका पहला पहला था क्या? एडजस्टमेंट फंक्शन। तो ये वही है। व्हाट इज एडजस्टमेंट फंक्शन? इट हेल्प ए पर्सन टू एडजस्ट टू हिज वर्क एनवायरमेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको मालूम है काम तो करना ही है, तो वो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसा जरूरी नहीं है आपका घर पे जैसा बिहेव रहेगा या घर पे जैसा एटीट्यूड रहेगा तो ऑफिस में भी वैसा एटीट्यूड रहे, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एटीट्यूड है उसके 4 जो हमारे फंक्शंस है उसमें एक फंक्शन है एडजस्टमेंट। मतलब इसमें पर्सन एडजस्ट करेगा ताकि अब काम तो उसको करना है और उसको मालूम है कि मेरा घर पे जैसा एटीट्यूड है, घर पे या दोस्तों के बीच में जैसा बिहेवियर है, ऑफिस में मैं उस एटीट्यूड के साथ काम नहीं कर सकता। तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि कैसे बाकी लोगों का एटीट्यूड है उनके साथ खुद को वो एडजस्ट कर सके अपने वर्क इन्वायरमेंट में। तो उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट फंक्शन। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ये भी एक है, इसमें पर्सन अपनी सेल्फ इमेज को डिफेंड करते हैं। ये ज्यादातर ईगो डिफेंसिव फंक्शन उन लोगों में देखा जाता है जो कि काफी एज वाले हैं। ठीक है। कैसे देखा जाता है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्योंकि अगर आप बात करें अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी को उनको बहुत अच्छे से मालूम है। लैपटॉप कंप्यूटर से ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत आसानी की बात है। लेकिन जो मान लीजिए 50 60 या 55 इस एज के हैं उनको इतना नहीं अभी मालूम, क्योंकि वो अपने टाइम से देखे नहीं, वो भी रिसेंटली आपका 20 25 साल 15 20 साल में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो अगर आप उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात करते हैं या कुछ इस तरह की आप बात करते हैं जो भले ही सही होगी, पर वो आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। वो अपना ईगो डिफेंसिव फंक्शन आपको शो करेंगे। वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भले ही आप सही बात बोल रहे होंगे पर वो आपको दिखाएंगे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम सही है, हमारे को एक्सपीरियंस आता है तो हम सही है। ठीक है। आप भले टेक्नोलॉजी की कोई बात बता रहे हैं जिसका उनको उतना आइडिया नहीं है, पर फिर भी वो आपकी बात को नहीं समझ रहे और बोल रहे हैं नहीं 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 हम जैसे काम करते थे वो सही है, ये सही है। वो अपनी चीज़ों को आगे रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं? वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना किस में होता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा जब एज गैप रहता है या फिर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गैप रहता है तो ये आपका ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू डिफेंड हिज सेल्फ इमेज। मतलब अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसी के लिए वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन शो करता है। तीसरा वैल्यू एक्सप्रेशन। इट हेल्प ए पर्सन व्हाट इज बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग देयर वैल्यूज। जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको मालूम है कि बहुत अगर आप ईमानदारी से और हार्ड वर्क से काम करते हो तो आप बहुत आगे तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। तो ये उसकी वैल्यू है, ऐसा वो सोचता है। तो अपने जो भी उसके जूनियर होंगे, जो भी उसके बाकी के नए जो जॉइंट लोग होंगे, जो उसके जूनियर कलीग्स होंगे, उनको ही बताएगा कि अगर आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं और काफ़ी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं टाइम टू टाइम, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आगे जा सकते हो। तो ये उसका वैल्यू एक्सप्रेशन है। मतलब ऐसा वो सोचता है कि हार्ड वर्क ज़रूरी है और ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाना। तो ये उसका वैल्यू एक्सप्रेशन है जो कि अपने आगे वाले जूनियर्स को बता रहा है। तो तीसरा ये हमारा, ये उसके एटीट्यूड का वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन होगा कि क्या वैल्यूज है, क्या वो सोचता है। चौथा नॉलेज फंक्शन। इट हेल्प ए पर्सन टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड। नॉलेज मतलब आप उनको बता रहे हैं एग्जैक्टली exactly हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। जैसे आपको आधी नॉलेज, आधी नॉलेज मतलब जैसे आपका यूनियन है और आपकी मैनेजमेंट है, तो यूनियन ने आपको क्योंकि आप वर्कफोर्स में, तो यूनियन चाहती है कि हर वर्कफोर्स जो है उनकी यूनियन स्ट्रांग रहे। ठीक है। वर्कफोर्स के हेल्प से ही, उनके सपोर्ट से ही जो है यूनियन स्ट्रांग रहेगी। तो यूनियन ने आपको मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जो कि सही नहीं था। तो आपका नॉलेज फंक्शन क्या हो गया कि आप उसी तरह से बिहेव करोगे मैनेजमेंट के लिए जैसा आपको यूनियन ने बोला, भले ही वो गलत हो सही हो, क्योंकि आपको ऐसा नॉलेज दिया गया, उसी हिसाब से आप फंक्शन करेंगे, उसी हिसाब से आप रिस्पॉन्ड दोगे अपने मैनेजमेंट को। तो वो होता है नॉलेज फंक्शन। मतलब आपको कितना पता है, कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से आपका किस किस तरीके का एटीट्यूड रहेगा अपनी वर्क एनवायरमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चार हमारे जो है एटीट्यूड के चार फंक्शन है। चारों को हमने वन वन करके क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। क्या आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं? आसान नहीं है, मुश्किल है, बट हाँ चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर नहीं भी नहीं है बट इजी भी नहीं है। मतलब मुश्किल है पर चेंज कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं? पहला है बाय प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी का एटीट्यूड अपने मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है क्योंकि उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप उनको सही इन्फॉर्मेशन बताइए, सही बात बताइए, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन हो गई उस बारे में तो आपका एटीट्यूड अपना आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहला तरीका है कि नई इन्फॉर्मेशन देके बाय रिजॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो किसी टाइप का उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में किसी टाइप की अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें एक बुक में आपको एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जिसका ऑलरेडी जॉब कर रहा है, मतलब उसको 2 ऑफर्स है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जॉब उसके लिए सही है। तो वो रैंडमली एक जॉब को सेलेक्ट करेगा। अगर वो जॉब उसको लगा कि हाँ ये तो बेटर है और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, तो उसकी जो डिस्क्रिपेंसी से वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो किसी टाइप का उसको अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तो उसको रिजॉल्व करके भी उसके एटीट्यूड को बदला जा सकता है।
यूज ऑफ फियर, ये इतना हेल्पफुल नहीं होता फियर, पर फिर भी अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो आप उसको डरा के कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे या अगर आपका एटीट्यूड इस तरह से रहा अपने काम को अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको नोटिस पीरियड के बाद आपको फायर भी कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमसे हम लोग आपको फायर आउट कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। तो उस डर के मारे कि अगर मेरा ये जॉब चला गया तो फिर मैं कैसे अपना फैमिली में कैसे गुजारा करूंगा, तो उस हिसाब से भी वो डर के मारे भी अपना एटीट्यूड चेंज कर सकता है। पर इसका असर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, किसका यूज़ ऑफ फियर, ये बहुत ही कम हेल्पफुल रहता है। इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर्स, जो आपके साथी ऑफिस में आपके कलीग्स है या आपके फ्रेंड्स है, उनका भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है। आपके दोस्त कहते हैं ना, आपकी जैसी संगति आपके जैसे दोस्त रहेंगे उस हिसाब से आप रहेंगे। तो आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं उसका भी आपको आप पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। आपके पीयर्स, आपके जो साथी है, आपके कलीग्स हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा आप पे इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर वो एक अच्छा एटीट्यूड शो करते हैं तो आपका अगर खराब एटीट्यूड है वो भी चेंज हो सकता है। बाय कोऑप्टिंग, गेटिंग पीपल इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द थिंग्स, अगर किसी का एटीट्यूड है, मान लीजिए कोई पर्सन हमेशा हर चीज़ की बुराई करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं होता तो मैं ये करता, मैं होता तो मैं वो करता, इस तरह से वो हमेशा स्टोरीज बनाता है। अगर मान लीजिए वो एचआर डिपार्टमेंट को लेके भी कुछ बोल रहा है या किसी भी डिपार्टमेंट को लेके वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है और उसका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव है बाकियों को लेके, उसको लगता है अगर मैं होता तो मैं ये करता, सो उसका एटीट्यूड आप कैसे बदलेंगे? सबसे अच्छा तरीका यही है, यही तरीका है, वो बोल रहा है अगर मैं यहाँ होता तो मैं ये करता, तो आप उसको वहीं भेज दीजिए। मतलब अगर उसको लगता है कि मैं इस जगह पे जाके ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो आप उसको वही वाला पोस्ट दे दीजिए और देखिए किस तरह से वो समझता है उस सिचुएशंस को। अगर वो खुद से उसको फील करेगा उस सिचुएशंस को, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए कोई ब्रांच है, वहाँ पे ऑफिसर भी है और क्लर्कल भी है। तो ऑफिसर को लगता है नहीं, क्लर्कल का काम तो बहुत ही आसान है, और वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि क्लर्कल को भी दिन भर में इतने सारे कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है और वो ऐसा सोचता है। अगर मान लीजिए कोई स्केल 2 या स्केल 3 ब्रांच है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अगर ब्रांच मैनेजर का एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं नहीं, क्लर्कल सीट पे तो कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे तो हम जितना स्ट्रेस हमें उतना तो क्लर्कल को नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ब्रांचेस में ऑफिसर्स को बहुत स्ट्रेस हो, क्लर्कल को ना हो उतना। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब क्लर्कल को कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेस और ऑफिसर्स को उतना ना हो। पर अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं, हर ब्रांच में सिर्फ ऑफिसर्स को ज़्यादा स्ट्रेस है और क्लर्कल को नहीं है, तो एक दिन वो क्लर्कल की उस सीट पे बैठे, उस काउंटर पे बैठे, उस काम को करके देखे। ठीक है, अगर किसी ब्रांच मैनेजर का उस स्पेसिफिक ब्रांच को लेके ऐसा ऐसा उसका एटीट्यूड है, तो अगर वो देखेगा दिन भर में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, इतना टेंशन है इस काम को, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इस सीट पे भी काम है और उसका एटीट्यूड जो भी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया कि ऐसे भी हो सकता है, पर कई अलग अलग तरीके की पोस्ट हो सकती है, वहां पे भी पर्सन को भेजा जा सकता है ताकि उसका एटीट्यूड चेंज किया जाए, जैसा कि अगर वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन हैज डिवाइडेड लाइफ इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। तो इससे 23 से पहले हमें 24 वाला क्वेश्चन देख लेना चाहिए, फिर हम 23 पे वापस आ जाएंगे। द मोस्ट कॉमन फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्टेजेस मतलब लाइफ की जो स्टेजेस है उसको समझने के लिए एक बहुत कॉमन फ्रेमवर्क दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने लाइफ स्टेजेस का जो है कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब 24 के बाद हम 23 पे आ जाते हैं, इनका नंबर चेंज हो जाना होना चाहिए, 23 नंबर पे ये होना चाहिए था, 24 पे ये। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन हैज डिवाइडेड लाइफ इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। तो लाइफ को कितने स्टेजेस में एरिक एरिक्सन ने बताया? हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा कि लाइफ स्टेजेस के बारे में बोला कि एरिक एरिक्सन ने बताया, तो कितनी स्टेजेस बताया? लाइफ में 8 स्टेजेस है, 4 इन चाइल्डहुड एंड 4 इन एडल्टहुड। चार स्टेजेस आपकी जब आप चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं और 4 जब आप एडल्टहुड स्टेज में रहते हैं। ठीक है, तो बुक में जो भी आपका एडल्टहुड स्टेज है सिर्फ उसके बारे में क्वेश्चन आंसर मतलब पैराग्राफ दिया है, तो उसी के क्वेश्चन आंसर हमने कुछ रखे यहाँ पे। व्हाट इज एडोलेसेंस एज पर एरिक एरिक्सन? सो एडोलेसेंस कौन सा स्टेज है वेयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी? तो अभी अभी उसकी आइडेंटिटी हुई है, मतलब अभी भी उसकी नई नई ऑर्गेनाइजेशन में पहचान हुई है, कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ईगो आइडेंटिटी मतलब अभी अभी उसकी ईगो की आइडेंटिटी हुई है, मतलब अभी भी वो जो है उसकी उसको आइडेंटिटी मिली है। ये पहला पहला स्टेज होता है लाइफ का। किसका पहला स्टेज है? चाइल्डहुड के 4 स्टेज के बारे में नहीं बोला गया आपकी बुक में, नहीं आपको आपके सिलेबस में रखा है, सिर्फ जो एडल्टहुड की 4 स्टेज है उसकी बात की जा रही है। और 4 जो एडल्टहुड में स्टेज है वो पहली कौन सी होगी हमारी? एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, तो हम एडोलेसेंस स्टेज की ही बात कर रहे हैं, जो कि जो एडल्टहुड है उसका पहला स्टेज है। इसमें क्या होता है, अभी भी उसको ईगो की आइडेंटिटी मिली है, अभी नया नया ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है तो वो एंटर किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज यंग एडल्टहुड स्टेज एज पर इरिक एरिक्सन? तो यंग एडल्टहुड स्टेज क्या है इरिक्सन के हिसाब से? वेयर द इंडिविजुअल स्टार्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल ग्रुप और ऑक्यूपेशंस। यंग एडल्टहुड इसका
एडल्टहुड का दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज क्या है, अभी हमने पढ़ा था, एडोलेसेंस पहला स्टेज है, यंग एडल्टहुड दूसरा स्टेज है, जो है किसका दूसरा स्टेज है, चाइल्डहुड का नहीं, एडल्टहुड का दूसरा स्टेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, वेयर द इंडिविजुअल स्टार्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स ग्रुप और ऑक्यूपेशन। तो यहाँ अभी तो आपने एंटर किया था, अब आपके आपके जो इंडिविजुअल्स है, ग्रुप है, ऑक्यूपेशन, उनसे आपके रिलेशन बनने लगेंगे, उनको आप जानने लगेंगे। ठीक है, उनसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपका दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज जिसको एडल्टहुड स्टेज का नाम दिया है एरिक एरिक्सन के द्वारा, उस स्टेज में क्या होता है, व्हाट इज एडल्टहुड स्टेज एज पर एरिक एरिक्सन। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल स्टार्ट्स गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस स्टेज में क्या करेंगे, वो अगली जनरेशन को गाइड करने लगेंगे। एंड पासिस ऑन नॉलेज एंड वैल्यूज टू अदर्स। तो आगे की जनरेशन को नॉलेज और वैल्यूज देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो बॉस है, अगर हम ऑफिस की बात करें इस स्टेज में, तो आपका जो बॉस है वो आपको गाइड करता है, जूनियर्स को गाइड करता है, तो वो सारा हमारा एडल्टहुड स्टेज में आ जाएगा। लास्ट है मेच्योरिटी स्टेज। व्हाट इज मेच्योरिटी स्टेज एज पर एरिक्सन। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी। ईगो इंटीग्रिटी मतलब वो समझेगा कि लाइफ में उसने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, तो वो उसका मेच्योरिटी यानी कि लास्ट स्टेज हो जाएगा। किसका, एडल्टहुड का लास्ट स्टेज। तो पहले पहले जो एडोलेसेंस है वहां पे वो अभी नया नया उसकी जो ईगो को आइडेंटिटी मिली है, नया नया वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। यंग एडल्टहुड में उसके जो है इंडिविजुअल ग्रुप या ऑक्यूपेशन के साथ उसके रिलेशंस बनेंगे और जान पहचान बढ़ेगी। तीसरा एडल्टहुड स्टेज, इसमें क्या होगा, वो आगे की जनरेशन को गाइड करेगा। ठीक है, सीनियर पोस्ट में चला जाएगा, आगे की जनरेशन को गाइड करेगा और जो भी वैल्यूज और जो भी नॉलेज है वो उनको पास ऑन करेगा। मैच्योरिटी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ईगो इंटीग्रिटी मतलब लाइफ में उसने क्या अचीव किया, कैसा उसका रहा है, तो वो मैच्योरिटी स्टेज हमारा लास्ट हो जाएगा एज पर इरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेविंसन एज स्पेसिफिक करियर ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड। तो लेविंसन ने भी ऐसे ही कुछ एज स्पेसिफिक कुछ करियर ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि एज के हिसाब से इसी तरह की आपकी करियर ट्रांजिशन होती है। तो वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो हमारा था इरिक एरिक्सन। अभी इरिक एरिक्सन ने हमें जो चार एडल्टहुड और चार चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया, और चार एडल्टहुड के चारों स्टेज को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस कर लिया। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो लिविंसन है, लिविंसन ये दूसरा पर्सन है, उसने भी एज स्पेसिफिक इसी तरह से करियर ट्रांजिशन मतलब करियर में अलग अलग ट्रांजिशन मतलब चेंजेस आते हैं एज के हिसाब से। तो उसने जो बताया वो भी उसी के कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो कि इरिक्सन ने चार एडल्ट स्टेज बताए। तो इरिक्सन के जो चार एडल्ट स्टेज है वही करियर ट्रांजिशन एज पर लिविंसन के, वही उसी के कॉरेस्पॉन्डेंट है। ठीक है, दोनों चीज आपस में कॉरेस्पॉन्डेंट है। 29 हो गया। तीसरा देख लेते हैं, सिमिलर टू इरिक एरिक्सन एंड लेविंसन कंसेप्ट ऑफ करियर रोल वाज गिवन बाय। तो इरिक एरिक्सन और लेविंसन इन दोनों ने तो बताया, इरिक एरिक्सन ने 8 बताया, लेविंसन ने जो 4 बताया, और ये आपस में कॉरेस्पॉन्डेंट है। इसके अलावा करियर रोल का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, उसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा पर्सन कौन था, डेल्टन, थॉमसन एंड प्राइस 1977 ने भी बता जो थे, इन्होंने डिफाइन किया था करियर रोल। तो जो हमारा करियर रोल है, इन्होंने 4 तरह का करियर रोल बताया था। वन बाय वन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला, व्हाट इज अप्रेंटिस स्टेज एज पर डेल्टन, थॉमसन एंड प्राइस। जो हम डेल्टन, थॉमसन एंड प्राइस, ये जो तीसरा पर्सन है, पहला तो इरिक एरिक्सन हो गया, फिर लेविंसन आ गया, फिर तीसरा ये डेल्टन, थॉमसन और प्राइस। सो अप्रेंटिस इसका जो फर्स्ट स्टेज है, डेल्टन और थॉमसन, उसने बताया कि इसमें हमारे करियर की बिगनिंग होती है। इसमें रूटीन वर्क अपना करता है और वो सीखता है, क्योंकि अभी भी नई नई स्टार्टिंग है तो आपको अभी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो इसमें आपके काम की शुरुआत हो रही है और आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका हो गया बिगनिंग ऑफ करियर। दूसरा आपका हो गया कलिक स्टेज एज पर डॉटर, इट इज मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अभी क्या है आपका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी तो आप अप्रेंटिस में तो आप सीख रहे थे, किसी के अंडर आप काम कर रहे थे, अब आप इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं, आपका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आपका कलिक स्टेज हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 33, व्हाट इज मेंटल स्टेज एज पर डेल्टन। ये सारा हम डेल्टन के हिसाब से कर रहे हैं। डेल्टन, थॉमसन एंड प्राइस, इसने 4 स्टेजेस बताया करियर रोल, तो उसी को हम उन्हीं 4 स्टेज को हम 4 क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रेंटिस हमने देख लिया, फिर कलिक स्टेज भी हो गया। मेंटल स्टेज क्या होता है, वेयर इंडिविजुअल डेवलप आइडिया, मैनेज अदर्स एंड लर्न टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सबऑर्डिनेट वर्क। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी उसके सबऑर्डिनेट काम करेंगे, मैनेज करेगा दूसरों को, उसके पास नए नए आइडियाज होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा मेंटल स्टेट हो गया। तो आपने देखा होगा, चाहे आप एरिक्सन की बात कीजिए या लेविंसन की बात कीजिए या डेल्टन की बात कीजिए, ऑलमोस्ट सबने बातें एक तरीके की की है कि स्टार्टिंग में पर्सन सीखता है, फिर धीरे धीरे उसके रिलेशंस बढ़ने लगते हैं, जान पहचान बढ़ने लग जाती है, फिर उसके अंडर लोग काम करते हैं, जूनियर्स काम करते हैं, और लास्ट में उसको प्रॉपर वो जो टॉप मैनेजमेंट में चला जाता है, जो कि लास्ट स्टेज है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक तरीके का स्पॉन्सरशिप रहता है, मतलब अब जो है टॉप मैनेजमेंट में तो उसके जो आइडियाज़ है उससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, यही 4 स्टेजेस है। अलग अलग साइंटिस्टों ने सेम बात को अलग अलग तरीके से बोला है, बट ऑलमोस्ट जो कॉमन बात अगर बात करें शॉर्ट में, तो वो एक ही चीज़ इन्होंने बोली है।
सो मेंटर स्टेज में क्या हो गया, वेयर इंडिविजुअल डेवलप आइडिया, उसके पास आइडियाज रहते हैं, वो बाकी को मैनेज करता है, एंड लर्न टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सबऑर्डिनेट वर्क, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो भी उसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका मेंटर स्टेज हो गया। ये तीसरा स्टेज है एज पर डाल्टन एंड थॉमसन एंड प्राइस। नेक्स्ट व्हाट इज स्पॉन्सर स्टेज, ये लास्ट स्टेज है आपका एज पर डाल्टन थॉमसन एंड प्राइस। In this, individual broadened his perspective and think long term as he is now part of top management. तो sponsor stage क्या हो जाएगा, वो भी top management का part है, और उसका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है, और वो लॉन्ग टर्म सोच सकता है, क्योंकि अभी वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, और वो जो भी सोचेगा, उसको जो भी डिसीजंस रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हमारा स्पॉन्सर स्टेज में आ जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस में नया नया सीखा, फिर कलिक में आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, फिर मेंटर में आपके अंडर लोगों ने काम किया, आपके सबऑर्डिनेट, उनको आपने आइडियाज़ दिए, आपने नए अपने आइडियाज़ दिए, उनको मैनेज किया आपने। स्पॉन्सरशिप में अभी आप बिल्कुल टॉप पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और आपके आइडिया से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो हो गया हमारा स्पॉन्सर स्टेज। 35 क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड कंसेप्ट ऑफ करियर कंसेप्ट इन करियर पैटर्न, तो करियर पैटर्न में करियर कंसेप्ट को किसने डिफाइन किया, एंड हाउ मेनी करियर कंसेप्ट, ऐसे कितने करियर कंसेप्ट है। तो ड्राइवर ने 1985 में डिफाइन किया था, किसने किया था, ड्राइवर ने 1985 में, और ऐसे कितने करियर कंसेप्ट है, ऐसे टोटल 4। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, व्हाट इज लीनियर करियर एज पर ड्राइवर, तो ऐसे इन्होंने 4 जो बताए, तो चारों के नाम क्या, एक तो लीनियर है, फिर दूसरा स्टेडी स्टेट करियर है, तीसरा इनका है ट्रांजिटरी करियर, और चौथा है स्पाइरल करियर। ठीक है, तो इन चारों को, ये जो 4 हमने लिखे ना टोटल 4, ये चारों को ये अलग अलग क्वेश्चन बना के हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला हो गया हमारा, यानी 36 क्वेश्चन, या ये बोलिए कि करियर कंसेप्ट का पहला करियर कंसेप्ट हो गया लीनियर करियर। तो ड्राइवर ने जो डिफाइन किया था लीनियर करियर, वो क्या होता है, वेयर द इंडिविजुअल एंटर इनटू ऑक्यूपेशन, तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, किसी भी ऑक्यूपेशन में एंटर करता है, एंड प्लान्स फॉर अपवर्ड मूवमेंट, और वो प्लान करता है कि जैसा जैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है, उस हिसाब से वो आगे आगे लाइफ में बढ़ेगा। मान लीजिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तो इस हिसाब से वो सोचता है, तो वो हो गया लीनियर करियर। लीनियर मतलब एंटर किया, और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है, उस हिसाब से वो आगे लाइफ में बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, वो हो गया हमारा लीनियर करियर। सेकेंड है हमारा स्टडी स्टेट करियर, स्टडी स्टेट करियर। तो ड्राइवर ने जो डिफाइन किया स्टडी स्टेट करियर को, तो वो कैसा था, वेयर द इंडिविजुअल एंटर इनटू ऑक्यूपेशन, तो इसमें इंडिविजुअल एंटर करता है किसी ऑक्यूपेशन में, एक्वायर स्किल्स, बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स पे एक्वायर करता है, बट डिसाइड नॉट टू मूव फॉरवर्ड, पर उसको आगे प्रमोशन नहीं लेनी है। स्टडी स्टेट करियर किसका हो सकता है, जैसे आपने बैंकिंग में देखा होगा कि कुछ क्लर्कल पोस्ट के बाद वो ऑफिसर रैंक के लिए, ना तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, पर वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं, यानी वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उसका रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों का अपना पर्सनल रीज़न रहता है, जैसे ऑफिसर में आपको मालूम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भेज देते हैं, उनका फैमिलीज किसी पर्टिकुलर स्टेज में, स्पेशली अगर आप बात कीजिए लेडीज़ जो बैंकर्स की, तो वो नहीं चाहती, कुछ लोग चाहते भी हैं, और कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, सभी लोग ऐसा नहीं कि सभी लोग स्टडी स्टेट जो करियर है लेडीज, वो सारे ही ये करियर पैटर्न फॉलो करती है, मैं कुछ का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो इसलिए नहीं जो है लाइफ में, लाइफ बोल रही हूँ, बैंक में इसलिए नहीं वो आगे प्रमोशन चाहती है, क्योंकि उनको क्या होगा कि उनको यहाँ से अगर उनको आगे प्रमोट किया जाए, उनको आगे ट्रांसफर मिल जाएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको ब्रांच पे ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, और उनकी अपनी जो फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इसी टेंशन की वजह से वो आगे नहीं जो है प्रमोशन लेती है। तो वो एग्जाम्पल हो गया स्टडी स्टेट करियर। ऐसा नहीं है कि उनमें स्किल्स नहीं है, उनमें स्किल्स है, एक्सपीरियंस के साथ उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी हो जाता है, और बैंकों में काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि जो ऑफिसर काम कर रहा है और जो क्लर्क, उस काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या बहुत ही मुश्किल काम है, काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उनके पास स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, पर वो फिर भी अपना स्टडी स्टेट करियर को ही फॉलो करती है, यानी वो ऑक्यूपेशन मैटर की, उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बट वो डिसाइड किया उन्होंने कि आगे वो नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, मूव अपवर्ड नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मूव अपवर्ड करते हैं तो उनको अलग अलग स्टेट में भी जाना पड़ सकता है, उनकी ट्रांसफ़र अलग अलग स्टेट में भी हो सकती है, और उनका टाइमिंग भी एक्सटेंड हो जाएगा। अगर वो 5-6 बजे घर जाते तो फिर उनका 7-8 या 8-9 इस तरीके का उनका टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए वो अपना स्टडी स्टेट करियर फॉलो करते हैं। ठीक है, लीनियर में मतलब जैसा हायरार्की है उस हिसाब से चलेंगे, 1 2 3 4 चलेंगे स्किल से, कोई इसमें टेंशन नहीं है, और स्टडी स्टेट में स्किल्स है, नॉलेज है, पर आगे नहीं मूव करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांजिटरी करियर एज पर ड्राइवर। तीसरा जो उन्होंने कंसेप्ट बताया ट्रांजिटरी करियर का, तो ये क्या होता है, वेयर इंडिविजुअल शिफ्ट टू न्यू जॉब्स बट नेसेसरली रिलेटेड टू प्रीवियस विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सलेंस। कोई एक जॉब की अभी उसमें आप एक्सेलेंट नहीं हो, उसको छोड़कर आप दूसरे टाइप की जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए अब आप आईटी की जॉब कर रहे हैं,
फिर बाद में आपने कोई दूसरी जॉब की जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब है, फिर आपने उस जॉब को भी छोड़ दिया कोई तीसरी। ट्रांजिटरी का मतलब है कि एक जॉब में एक्सीलेंस हासिल किए बिना आप बार बार उसको स्विच ऑन कर रहे हैं, बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, अलग अलग जॉब आप बार बार स्विच ऑन कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ट्रांजिटरी। लिखा ना, वेयर इंडिविजुअल्स शिफ्ट टू न्यू जॉब्स नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू प्रीवियस। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सेम टाइप की जॉब को ही लाइफ टाइम तक करते हैं, क्योंकि बार बार नई नई चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो कुछ कम एज में तो चलेगा, पर अगर आप 50s 45 इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो नई नई चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है। पर ट्रांजिटरी करियर के लोग क्या होते हैं, इस तरह का जो ये जो ट्रांजिटरी करियर किस तरह के लोग फॉलो करते हैं, ये इस तरह के लोग फॉलो करते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत सेम काम को बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं। उनको लगता है कि एक ही काम मैं बार बार करूंगा तो मेरे को बहुत बोरिंग बोरिंग महसूस होगा। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का काम करते हैं, फिर उसको उसमें एक्सेलेंस नहीं हासिल किया, उस काम से बोर हो जाते हैं, फिर कोई दूसरे तरीके का काम करते हैं, फिर दूसरे वाले काम से बोर हो जाते हैं, फिर तीसरे वाला टाइप का काम करते हैं। मतलब किसी एक काम में उन्होंने एक्सेलेंस महारत ऐसे नहीं हासिल की और वो बार बार स्विच ऑन करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उनको वो काम बहुत बोरिंग लगने लगता है, उनको लगता है सेम चीज़ मेरे को डेली करनी पड़ती, तो उसको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करते हैं, इसीलिए वो बार बार अपना स्विच ऑन करते रहते हैं बिना एक्सेलेंस हासिल किए। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया ट्रांजिटरी करियर का। ठीक है, 39 को 38 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते 39। व्हाट इज स्पाइरल करियर एज पर ट्रैपन। स्पाइरल करियर में क्या होता है, वेर इंडिविजुअल शिफ्ट टू न्यू जॉब्स, नई नई जॉब पे शिफ्ट करता है, वर्क हार्ड मेहनत करता है, परफॉर्म वेल अच्छे से काम करता है, एंड मूव अप इन द स्टेटस एंड रैंक एंड देन मूव टू अनदर टाइप ऑफ वर्क एंड फॉलो से पैटर्न। स्पाइरल में क्या होता है, नई नई जॉब में गए, काफ़ी मेहनत की, अच्छे से परफॉर्म किया, आपका स्टेटस आपका रैंक आगे बढ़ा, और फिर आप दूसरे टाइप के जो है मूव टू अनदर टाइप ऑफ वर्क एंड फॉलो सेम पैटर्न, फिर दूसरे तरह के काम में जाते हैं और यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, नई जॉब ली, वर्क हार्ड किया, परफॉर्म वेल, जैसे स्पाइरल का शेप होता है उसी तरह से उनका करियर पैटर्न बन जाता है, इसलिए इसका नाम है स्पाइरल करियर। मतलब नई जॉब लेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर नई जॉब लेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सेम पैटर्न उनका रिपीट हो रहा है। स्पाइरल का शेप ऐसा होता है ना, तो सेम तरीके की जो चीज़ें वो रिपीट हो रही है, तो उसको बोला जाता है स्पाइरल करियर।